25 से 30 साल पहले पीपल के पेड़ बहुत लगाते थे, पीपल, बड़, पिलखन, गूलर। तो लोगों ने ऐसे ही प्यार से, मोहब्बत में लोगों ने पीपल बाबा कहना शुरू कर दिया। दिल्ली जैसी कोई जगह नहीं, यहाँ पानी है, यहाँ हवा है, यहाँ मौसम है, यहाँ बारिश है, यहाँ गर्मी है, यहाँ सर्दी है, बस बर्फ़ नहीं पड़ी अभी तक। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतनी प्रदूषित हवा में दिल्ली में क्यों बैठे रहते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4-5 साल कम जी लेंगे। एज अ दिल्ली सिटीज़न अगर दिल्ली ठीक करनी है, आप ठीक हो जाओ, आपको देख के 4 लोग ठीक हो जाओ। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप कौन से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। मैंने कहा भाई बस ये पेड़ पौधे हैं, है ना, इनको देखता हूँ तो लगता है कि नहीं यार, अभी इसके बीज गिरे हैं, ये वेस्ट नहीं होने चाहिए, एक और जंगल लगाता हूँ। एक जगह कैसे बनती है? ज़मीन होती है, रास्ते होते हैं, मिट्टी, पेड़, आसमान, हवा होती है, लोग होते हैं, घर होते हैं। वैसे ही दिल्ली सिर्फ एक जगह नहीं है, एक जीव है, जीती जागती सांस लेती लिविंग बीइंग है। और यहाँ पे अब लोग घुट के जीना सीख गए हैं, घुट के सांस लेना सीख गए हैं। वो तो गनीमत है कि आज भी कुछ ऐसे दिल्ली वाले और दिल वाले बचे हैं जो इस शहर को सांस लेना सिखा रहे हैं। तो हम हैं दिल्ली के इस एपिसोड में। आज हम मिलेंगे पीपल बाबा से, जिनके कई नाम हैं और हर नाम एक पैगाम है। तो आप हमें बताइए अपने बारे में, अपने नाम के बारे में। नमस्कार। पीपल बाबा जो है ये तकरीबन 25 से 30 साल पहले लोगों ने काम के लिए दिया, क्योंकि उस समय जब हमने शुरू किया था तो हम पीपल के पेड़ बहुत लगाते थे, पीपल, बड़, पिलखन, गूलर, ये जो फाइकस सीरीज़ होती है, ये स्पीशीज़ होती है, लगाते। तो लोगों ने ऐसे ही प्यार से, मोहब्बत में लोगों ने पीपल बाबा कहना शुरू कर दिया। तो आप पीपल के पेड़ क्यों लगाते थे? लोगों को लगता है मैं सिर्फ पीपल लगाता हूँ। एक्चुअली ऐसा ट्रू नहीं है, सच्चाई नहीं है। पीपल लगाए हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा पीपल हमने लगाए हैं। 1,27,00,000 पीपल के वृक्ष अभी खड़े हैं। लगाए तो 1.5 करोड़ के ऊपर थे, लेकिन फिर मोर्टेलिटी भी होती है, सर्वाइवल। पीपल वृक्ष हम ज़्यादातर सड़कों के किनारे लगाते हैं। तो हमने बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ पे, स्टेट हाईवेज़ पे, स्कूल, कॉलेजेस, कैंटोनमेंट्स में, मिलिट्री स्टेशन में बहुत सारे पीपल, नीम ऐसे लगाए। आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? सारा श्रेय तो हम अपनी नानी को देंगे। तो 6 साल की उम्र से ही उन्होंने खाद बनानी सिखाई। मटर, गाजर, गोभी, आलू, भिंडी, बीन्स। 11 साल की उम्र में आके उन्होंने एक चीज़ पहली बार उन्होंने कहा कि नहीं, छायादार वृक्ष लगाने हैं। तो उनका ये कहना था, जो मैं आज भी बहुत सारी जगह जाके समझाता हूँ लोगों को, कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, हम बहुत उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अगर उसको एक सेंटेंस में समराइज़ किया जाए तो इट इज़ लैक ऑफ छाया, है ना। तो उन्होंने कहा तुम छाया क्रिएट करो, बायोडाइवर्सिटी अपने आप आएगी। मज़े में ये था कि कायनात के साथ काम करो, तुम नेचर की हेल्प करो, नेचर तुम्हारी हेल्प करेगा। तो एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल रूल था कि अगर तुम प्रकृति के साथ काम करोगे, प्रकृति तुम्हारी हेल्प करेगी, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकृति है। तो ये 11 साल की उम्र में आपको गोद में बिठा के आपको नानी बादाम खिलाते हुए कहानियाँ सुना रही है, छुआरे खिलाते हुए कि बेटा यही है सत्य, और वो रजिस्टर हो गया, लॉक इन हो यही गया, वेद हैं, यही उपनिषद हैं। मैं बहुत लकी रहा, मैं बहुत फॉर्चुनेट, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी। हाँ, मेरे को चॉइस कभी मिली ही नहीं लाइफ में। ठीक है, नानी ने धक्का दिया, फिर टीचर ने धक्का दे दिया, और ओशो ने तो पूरा ही धक्का दे दिया, है ना। तो अपनी चॉइस का तो मामला ही नहीं था कोई, है ना। और बाकी पेड़ पौधों ने जकड़ के रखा, जंगलों ने पकड़ के रखा, है ना, मिट्टी ने बांध के रखा, और पहाड़ों और नदियों ने जाने ही नहीं दिया कहीं। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप कौन से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। मैंने कहा भाई बस ये पेड़ पौधे हैं, है ना, इनको देखता हूँ तो लगता है कि नहीं यार, अभी इसके बीज गिरे हैं, ये वेस्ट नहीं होने चाहिए, एक और जंगल लगाते हैं। जंगल से ही जंगल बनता है ना, जंगल से ही मंगल होता है। तो वो जंगल तैयार हो जाता है 4 साल में,
उसके बीज गिरते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं यार एक और लगाना चाहिए। ऐसे ऐसे करते 272 जगह लगा दिए। अभी 3 करोड़ के करीब पेड़ लगे हुए हैं हमारे, जो ऑडिटेड हैं, वेरीफाइड हैं, वो 2.5 करोड़ के करीब हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कभी ये मतलब जो इस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में हम जीते हैं कि कभी इसका दबाव नहीं हुआ कि अच्छा इससे पैसे कैसे मिलेंगे या पैसे कैसे कमाएंगे या फिर व्हाट विल दिस लीड टू, वो जितने भी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। एक चीज़ समझ आ गई कि देयर इज़ नथिंग टू डू ऑन दिस प्लैनेट। आपको परमात्मा ने हिमालय बनाए, सहारा बनाया, अमेज़न दिया, टागिया फॉरेस्ट दिया, साइबेरिया दिया, यूएस दिया, आपको अंटार्कटिका दिया, आर्कटिक दिया, बर्फ़ दी, पानी दिया है, आपको सब कुछ दिया, इतना प्यारा बगीचा बना के दिया आपको भेजा, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। हमें यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाने के लिए नहीं भेजा, हमें तो जो कायनात है ये पूरी, ये जो प्रकृति है, ये जो इतना प्यारा बगीचा है, इसको एंजॉय करने के लिए भेजा था। एंड दिस इज़ वन थिंग आई अंडरस्टूड एट अ वेरी वेरी यंग एज। तो कभी एम्बिशन रही नहीं कुछ बनने की, कुछ रहा ही नहीं कि कुछ ये कमाना वो कमाना। अरे यही कमाई है अपनी, जो दोस्त बने वो असली कमाई है, जो गुडविल है। आज हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं, एक फ़ोन करते हैं कि भाई जंगल बनाना है, खुरपियाँ चाहिए, फावड़े चाहिए, तसले चाहिए, बाल्टियाँ चाहिए, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, पौधे चाहिए, लोग आ जाते हैं। अब इससे बड़ी अर्निंग क्या होगी, अब इससे बड़ा गुडविल क्या होगा? सो आई थिंक बिफोर आई टच द एज ऑफ 20 आई अंडरस्टूड अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ। सो लोगों को क्योंकि ये बात समझ नहीं आती थी, ये जंगलों में काम करना, तो इसलिए लोगों ने रोका भी नहीं, है ना। और अपनी मस्ती में हम चलते रहे, कारवां बनता रहा, दोस्त जुड़ते रहे, वॉलंटियर्स, कम्युनिटीज़ जुड़ती रहीं, और लोगों ने बहुत हेल्प की। मैं ये नहीं कह सकता, मैं कह ही नहीं सकता कि ये मैंने किया है, नो नो नो, दिस इज़ अ क्यूमुलेटिव, दिस इज़ एनर्जी, कम्युनिटी की एनर्जी लगी है भाई। मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं अपनी डायरीज देखता हूँ, अपने डेटाबेसेस देखता हूँ, तो 4 लाख लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इसमें। सो मैं ये नहीं कह सकता ये मैंने किया है। दैट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। आप मुझे बताइए अपने काम के बारे में, अपने ट्रस्ट के बारे में। ये जो आप बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने ये फॉरेस्ट क्लस्टर्स बनाए, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, कहाँ से इजाद हुआ था ये आइडिया, ये पहला फॉरेस्ट लगाने का, और ये इतनी दूर कैसे आ गए बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के? जब आप पौधा उगते हुए देखते हो ना, वो जो क्रिएटिविटी है, इट्स लाइक अ पेंटिंग, कि आप एक आर्टिस्ट कैनवस पे पेंट कर रहा है, तो आप देखते हो कि इस हाईवे पे मैंने जितने भी पीपल और नीम लगाए थे, अब वो बड़े हो रहे हैं, उस पर पक्षी आने शुरू हो गए, उस पर घोंसले बन गए, अब उसमें अंडे, उसमें चूजे निकल रहे हैं उसमें। तो वो जो प्रोसेस आप देखते हो ना, वो बड़ा गजब का होता है। और मैं देयर आर नो वर्ड्स, मैं समझा नहीं सकता उस चीज़ को। आपकी इंटरनल ग्रोथ बहुत होती है, बहुत प्रोफाउंड होता है। तो आपको लगता है यार क्या ये बिजनेस, दुकानें, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इट डजंट मेक सेंस टू यू। 60-70 साल के लिए आए हैं जीवन में, तो ये है ना असली चीज़, परमात्मा तो ये है। तो परमात्मा के पार्टी में होके काम करो ना। खाक से आए हैं, खाक में जाना है, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाना है। ये तो हंसती बोलती मिट्टी के ढेरे ही तो हैं हम लोग, हम हैं क्या? आपको एक बात बताऊं, ये लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है। हम भूल जाते हैं दिस इज 4.5 बिलियन ईयर्स ऑफ कॉस्मिक इंटेलिजेंस है ये। हम अपना AI की बात करते हैं, जो अभी जुमा 15 साल पहले शुरू हुआ है। भाई साहब ये 450 करोड़ साल की इंटेलिजेंस है, इसकी कोडिंग, इसकी प्रोग्रामिंग, ये तुम compete नहीं कर सकोगे। अच्छा, एक तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है क्यों नहीं कर पाते लोग आते हैं, सर इससे पैसे कैसे कमाएंगे। मैं कहता जाओ अब जाओ जाके छोले भटूरे की दुकान यू टर्न, तो निकल यहाँ से, अपना जाके कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो, कुछ करो। ये कहो कि हाँ हम काम सीखेंगे, हम काम करेंगे। अरे भाई आ जाती है उतनी पॉकेट मनी, 4-5 साल बाद आ जाएगी। अब यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द वर्क, यू आर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट के साथ आप एटीट्यूड के साथ आओ, ये काम तो कभी नहीं होगा। जंगल ही तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। हमें ना आदत पड़ गई है एज अ रेस की हमें चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, हमें चेंज भी करना है तो आज ही करना है। पर दुनिया में सबसे बड़े चेंजेस इतने लंबे हुए हैं कि जिन लोगों ने वो शुरू करा वो शायद जीवित ना रहे हो, है ना। 200 साल बाद चीज़ें बदलती हैं दुनिया में। यहाँ पे छोटी सी एक बात कहूँगा, अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अरावली की। हाँ जी, ठीक है, वही उसी के बारे में बात करना हम दिल्ली में बैठे हैं और डेलीपीडिया के लिए बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अरावली, तो मेरा लोग दौड़े आए,
बहुत सारे टीवी चैनल, अरे आपको क्या लगता है अरावली पे क्या होगा, अरावली। मैं कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कहा भाई साहब स्टोरी ये करो कि अरावली तुम्हें क्या करेगा, स्टोरी ये नहीं है कि तुम अरावली को क्या करो। सही बात है, 100%। मैंने कहा ये जो तुम करने जा रहे हो ना, अगर कर पाओ तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। हम जीत ही नहीं सकते हैं। आप ना छोटे छोटे डेंट कर सकते हो, छोटे छोटे, है ना। पहाड़, अब जैसे गढ़वाल हिमालयाज़ का ले लीजिए, ठीक है, आपने डायनामाइट लगा के सड़कें बना दी, ये कर दी, ठीक है, तो पहाड़ कहेगा ठीक है बच्चों, अब मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँगा कि तुम्हें ही मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर मैं अपने आप को रिवाइव करूँगा। अब ये चीज़ें ऐसे कहना लोगों को थोड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन हमने तो होते हुए देखा है। और अरावली की जहाँ तक बात है, अरावली आपका पूरा वाटरशेड एरिया है। अरावली में अभी जो वेजिटेशन है वो पानी को, ग्राउंड वाटर को, आपका पूरे राजस्थान को पानी देती है। आपका जो पूरा सैंड है वो पूरा दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा के अंदर आने से रोकती है। अगर अरावली चले गए, आपको क्या लगता है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में कहाँ तक अफेक्ट कर सकता है ये? उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा तो यहीं पे। बहुत गजब। आज लोगों को ये नहीं समझ आ रहा, अरावली, हिमालय, सापुतारा रेंजेस, आपकी नदियाँ, ये सारा, आप यू आर द ओनली कंट्री विद 4 सीजन्स। आपके पास मानसून है, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये जितना भी ये पूरा रेन साइकिल चलता कैसे है? जब तक पहाड़ नहीं होंगे, है ना, अगर हिमालय नहीं होगा तो सारा आपका मानसून तो आपका चला जाएगा तिब्बत और चाइना के अंदर चला जाएगा, बारिश कहाँ मिलेगी आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन में? तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये तो 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में पढ़ाई जाती थी। मैं ये मानता हूँ और बहुत सीरियसली ये बात रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ, हमारे रोल मॉडल्स ख़त्म हो रहे हैं। बात अरावली की नहीं है, बात प्रदूषण की नहीं है। जो पॉलिटिकल प्रदूषण आ गया है ना, उसका इलाज पहले करना होगा लोगों को। पहले तो सबसे पहले उसका ये है, नो वन इज़ राइट लेफ्ट सेंटर की बातें नहीं हैं। पहले मैं एक टीचर भी हूँ, क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आज 35 साल हो गए मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। एज अ टीचर मैं ये बात कह रहा हूँ, हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। आप जो भी बनते हो और जितना भी बनाते हो, आपका देश बनता है 8वीं कक्षा तक। उसके बाद तो 9वीं, 10वीं, 11वीं में फिटजी, बाईजू और आप मेडिकल की तैयारी और इसकी तैयारी, हमारा बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर। फिर आप समाज के अधीन हो जाते हैं, यू बिकम अ स्लेव टू द सोसाइटी। जैसे सोसाइटी सोचती है वैसे आप वो हो जाते। अभी एक बड़ा प्यारा किसी ने मुझसे पूछा कि अगर आपको एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना दिया जाए, मैं कहूँ नो नो नो, डोंट मेक मी द एनवायरनमेंट मिनिस्टर, मेक मी द एजुकेशन मिनिस्टर। मैं सब ठीक कर लूँगा। मतलब ये कहने की है, तो कहने का मतलब है एजुकेशन से ही तो आप एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर क्रिएट कर सकते हो, अच्छी एजुकेशन से एक अच्छा एनवायरनमेंट मिनिस्टर IAS क्रिएट कर सकते हो, अच्छे से आप एग्रीकल्चर ऑफिसर्स क्रिएट कर सकते हो, अच्छी एजुकेशन से टीचर्स क्रिएट कर सकते हो, अच्छी एजुकेशन से अच्छे सिटीजन्स क्रिएट। ये जो सिविक सेंस की भी बात होती है वो 8वीं कक्षा तक होती है। हमें क्योंकि 8वीं कक्षा तक वेस्ट मैनेजमेंट पे, ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, उठना बैठना, लेडीज़ के साथ कैसे बात करनी है, आप बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे बात करनी है, आप जो भी अध्ययन हुआ, जो भी पेडागॉजी हुई, जो भी एजुकेशन हुई, वो तो 8वीं कक्षा तक है। तो ये जो बचपन में आपको जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ये पेरेंटिंग, ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत बात करता हूँ, बहुत लोगों को इनकरेज करता हूँ, धक्का लगाता हूँ कि भाई एनवायरनमेंट वगैरह ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आप बच्चों को ठीक कर लो, आप बच्चों को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा, देश भी ठीक हो जाएगा, आपकी फ्यूचर ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सब ठीक हो जाएगा। बच्चों को ठीक कर लो। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को ठीक कर लो, अरावली अपने आप ठीक हो जाएगा, पर ये जो मेरी उम्र के एक एवरेज दिल्ली के सिटीजन, वो क्या कर सकते हैं अभी इस वक्त? हम क्या कर सकते हैं? मैं क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं सरकारों के बारे में ये वो नहीं कहूँगा। ठीक है, वो बेचारे अपना जो उनकी समझ में है, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनका एक्सपोजर एक्सपीरियंस है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। मैं हर दिल्ली वाले को एक बात समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, हमेशा करता हूँ, इंडिविजुअल एक्शन मैटर्स।
आप सही हो जाओ, प्लीज़ आप सही हो जाओ, आप अपना इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट देखो, क्योंकि एज अ दिल्ली सिटीज़न अगर दिल्ली ठीक करनी है, आप ठीक हो जाओ, आपको देख के 4 लोग ठीक हो जाएंगे, 4 को देख के 16 ठीक हो जाएंगे, 16 को देख के कम्युनिटी ठीक हो जाती है। सो इंडिविजुअल मैटर्स। ये जो दूसरों को ठीक करने के चक्कर में ना आप अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हो। मैं दिल्ली वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, सराउंड योरसेल्फ विद प्लांट्स। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल अपने आसपास रख सकते हो, जितना हरियाली रख सकते हो, जितना आप ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हो अपने घरों में, है ना। तो उसी तरह से आप अगर चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपनी बैल्कनी को, अपनी कॉरिडोर स्पेसेस को, लिफ्ट के एरिया को, अपने वर्किंग स्पेसेस को, अपने स्टूडियो को, अपने बंगलों को, अपने विला को, अपने फार्म हाउस को, उसको हरा भरा करो। तो ये इंडिविजुअल एक्टिविज्म जो मैं अपनी ज़िंदगी में ला रही हूँ, ये कैसे पॉलिटिकल बन सकती है एक लार्ज स्केल पे? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। स्केल अप अपने आप होता है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस वक्त 4 MLAs हैं, 2 MPs हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी तरह नहीं कर रहे, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं कर रहे। आई एम वेरी होपफुल। ये जो जेनजी है ना, ये एक ऐसा कीड़ा है, लोगों को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत घूमता हूँ। मैं दिन में 2-3 प्रोग्राम्स करता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मिलता हूँ। एक अंडर करंट है, आप 2 साल रुक जाइए। मैं 20 साल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 साल की बात। मौसम बदलेगा और जेनजी बदलेगी, वो अभी तैयार हो रही है। और डिजिटल ये जो आ गया है ना, ये ग्लोबल चीज़ है। जब हम दिल्ली की भी बात करते हैं, सो लोग कहते हैं कि दिल्ली तो ख़त्म हो गई, दिल्ली वो हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा हिंदुस्तान देख लो, दिल्ली जैसी जगह नहीं है। आई रेट दिल्ली एज नंबर 1। क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? ठीक है, अभी कुछ देर के लिए हमारी हवा ख़राब है, हमारा पानी ख़राब है, हमारा टाइम ख़राब चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ की ग्रीनरी देखो, यहाँ के सिटी फॉरेस्ट देखो, यहाँ की लेक्स देखो, यहाँ के किले देखो, यहाँ की हेरिटेज देखो। 1100 साल की हिस्ट्री है हमारे पास। यहाँ राजधानी है, यहाँ क्या क्या एनर्जीज आई हैं, क्या खुरापात दिल्ली ने झेला है। दिल्ली सो ब्यूटीफुल। लोगों एक्चुअली क्या होता है, लोगों ने दिल्ली देखी ही नहीं है। दिल्ली इज इंडिया, मतलब सब कुछ है दिल्ली में भाई, जिसको जो चाहिए आपको दिल्ली में मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिल्ली। और दिल्ली में जो पार्क्स हैं, दिल्ली के लोगों ने क्योंकि घूमे नहीं है ना, लोगों को लगता बस ये एक लोधी गार्डन है। ऐसा नहीं है भैया, नेहरू पार्क जाके देखो, आप मेहरौली जाके देखो, मेहरौली का जो पूरा, और क्या बायोडाइवर्सिटी है हमारे दिल्ली में। हमारी बटरफ्लाइज जो हैं 240-250 बटरफ्लाइज हैं हमारे। बर्ड पॉपुलेशन बड़ी प्यारी है हमारे, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं। अब वो तो नज़र है, ये तो नज़र का खेल है। आप दिल्ली को कैसे देखते हैं? मेरा कंक्लूजन ये है, दिल्ली जैसी कोई जगह नहीं। यहाँ पानी है, यहाँ हवा है, यहाँ मौसम है, यहाँ बारिश है, यहाँ गर्मी है, यहाँ सर्दी है। बस बर्फ़ नहीं पड़ी अभी तक, ग्लेशियर नहीं है हमारे पास, लेकिन अदरवाइज़ सब कुछ है हमारे पास। खाना पीना, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस हैं, IT कंपनीज़ हैं, सब कुछ तो है। रोल मॉडल्स आएंगे, आ रहे हैं, बन रहे हैं। आप फिक्र मत करो, आप देखना 2 साल के अंदर, मैं ये भी नहीं कहूँ 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर। आपको क्या लगता है, जैसे गाजीपुर का लैंडफिल है, जैसे यमुना का क्राइसिस है, कि मतलब यमुना की सफाई हम कब से सोच रहे होंगे नहीं हो रही? मैं एक सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, दिल्ली मीडिया के हर चीज़ ना खुद नहीं करते, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, लोगों को इन्वॉल्व करो, ट्रस्ट करो उनके ऊपर। बात पैसे की नहीं है, बात ट्रस्ट की है, और एक्सपर्ट्स को बुलाओ। तो मेरा ये मानना है कि पॉलिटिशियंस को अपने डोमेन में रहना चाहिए। भाई उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में देखो, आपकी मिनिस्ट्री अपनी मिनिस्ट्री की फाइलों पे जो भी आपको एक्शन लेना करो। ग्राउंड पे ना आपको उनको भेजना पड़ेगा जो उस डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। आप बादशाहत नहीं ला सकते कि आप पोल्यूशन भी आप ही करोगे, फाइनेंस भी आप ही देखोगे, बजटिंग भी आप करोगे, जंगल भी आप ही लगाओगे, पेड़ पौधे भी आप ही लगाओगे, कैसे हो सकता है?
ठीक है, इवेंट करना अलग चीज़ होती है, एक्चुअल काम करना वो तो लोग ही करेंगे ना। तो लोगों को ट्रस्ट करना होगा, लोगों की टीम्स बनानी होगी, और सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को, कम्युनिटीज़ को, NGOs को, नॉन प्रॉफिट्स को, उनको, क्योंकि वो ग्रास रूट से कनेक्टेड हैं, वो बाय नेम जानते हैं लोगों को। अगर मुझे कुछ चीज़ करनी होगी तो मैं गांव का, मुझे गली गली मालूम है, मुझे पता है, मैं करवा सकता हूँ। सरकार थोड़ी ना कर सकती है ये। गवर्नमेंट अकेली स्टेक होल्डर थोड़ी है। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप दे दो ना, मेरे को दे दो, गाजीपुर दे दो मेरे को, अब वैसा दे दो, एज इज़ वेरियस बेसिस पे। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कोई चेंज करो उसमें, एज इज़ वेरियस बेसिस पे करो, बट देन उसके बाद मत डालो वहाँ पर कोई। बहुत लोग बोलते हैं, कहते हैं तो यमुना जी ऐसे, यमुना जी वैसे। आप ये नहीं कर सकते कि 100 मीटर में आपने सफाई कर दी, 200 मीटर में सफाई, फिर तो पूरी यमुना मुझे देनी पड़ेगी ना। आप दे दो, हम कर देंगे। यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद संगम तक हमें दे दीजिए। आप नदी को उसका इकोसिस्टम वापस दे दो। नदी को थोड़ा ना साफ कर सकते हो आप, नदी स्वयं अपने आप को साफ करेगी। लेकिन आपने क्योंकि वहाँ पर इंक्रोचमेंट की है, क्योंकि आपने सैंड माइनिंग की है, क्योंकि आपने वहाँ से सारी रेत निकाल ली, क्योंकि आपने वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना दी, क्योंकि आपने उसके ऊपर ही होटल और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना दिए, इसलिए यमुना जी बेचारी परेशानी में है। बस आप वो चीज़ हटा दो वहाँ से, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। वो 4 महीने में ठीक हो जाएगी। आप ये समर्स में कर दो, मानसून में सारी की सारी यमुना ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी। 99 नहीं, 100% ठीक हो जाएगी, सारी चीज़ें ठीक हो गई। बस वो जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, आप उसको थोड़ा पीछे करवा दीजिए। मैं चलो ये भी नहीं कहता कि आप 100%, अरे 100 मीटर 200 मीटर पीछे करवा दीजिए, और वो 200 मीटर पे आप पूरी ग्रीन बेल्ट, जो भी वहाँ के ग्रासेस हैं, वहाँ की जो पहले ज़माने में जैसे नदी बहती थी उसी तरह से आप वो इकोसिस्टम बना दीजिए, बात खत्म हो गई। उसमें तो कोई आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत जो भी करना है उसकी रिवर साइड वेजिटेशन डेवलपमेंट कर दीजिए और एनक्रोचमेंट को थोड़ा पीछे कर दीजिए। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतनी प्रदूषित हवा में दिल्ली में क्यों बैठे रहते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4-5 साल कम जी लेंगे, लेकिन दिल्ली में जब बैठ के हम आवाज़ उठाते हैं, दिल्ली में जब हम बोलते हैं, हम दिल्ली में बैठ के जो धक्का मार सकते हैं लोगों को, वो मैं एक छोटे से गाँव में जाके, मैं बड़े आराम से जाके किसी फार्म हाउस में अपना बना के आराम से चुप करके, हमारे तो इतने 7 लाख एकड़ के जंगल हैं, हम चुप करके कहीं भी चारपाई लगा के बैठ जाएं। बट दिल्ली ही करेगी। दिल्ली में जब तक चेंजेस नहीं होंगे तब तक पूरे इंडिया में चेंज नहीं होगा। दिल्ली की जो सोच है वो जाके रिफ्लेक्ट करेगी वहाँ पे। जो मुस्तकबिल है, जो पूरा हमारी डेस्टिनी है, हमारा फ्यूचर है हिंदुस्तान का, वो तो दिल्ली ही तय करेगी। सो इसलिए दिल्ली में एजुकेशन करना, दिल्ली में लोगों को सिखाना, दिल्ली को लोगों को पुश करना, दिल्ली में लोगों को नज करना, दिल्ली में लोगों से बात करना, दिल्ली में ये चौपालें करना, दिल्ली में बैठकी करना। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, पॉलिटिशियन इस वक्त ये बात नहीं कर रहा। जिस दिन जो बातें हम आप कर रहे हैं, जो बात दिल्ली वाले सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जिस दिन हमारे नेता ये बात करनी शुरू कर देंगे, हमारा काम खत्म। जय राम जी की। फिर तो हम चले, अब भाई बहुत काम कर लिया, अब हम भी अपना आराम से ज़रा कहीं आराम करें। कौन लोग हैं जो दिल्ली बनाते हैं और उनको किसकी ज़रूरत है? मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना, वो है कि दिल्ली के लोगों को अपने 1000 साल की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि दिल्ली है क्या चीज़ और दिल्ली बनी क्यों, और ऐसा क्या था कि जो तख्त जो था, चाहे वो लाल किला था, चाहे मुग़ल थे, चाहे लोधी डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी थी, जितने भी थे सब लोग दिल्ली की तरफ क्यों नज़र करते थे। हिस्ट्री पढ़ो, 1000 साल की हिस्ट्री है, तो आपको समझ आएगा बैठे कहाँ हैं। काफ़ी लोग दिल्ली को बनाते हैं। कोई कहता है कि दिल्ली एक जगह है, कोई कहता है दिल्ली एक एहसास है, राजधानी है, रूहानी है, कंक्रीट जंगल है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। पर अल्टीमेटली दिल्ली हमसे बनता है, हम हैं दिल्ली। और इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।